हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में जहां हम मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर जनरल्स वाइसराइज जो इंपॉर्टेंट है उनको कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे कोर्सेज के बारे में। स्पेसिफिकली प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है, तो अभी इस कम टाइम में अगर आप चाहें तो हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमने ऑप्टिमाइज करके सारे कंटेंट को एक बेसिक स्ट्रक्चर में प्रिपेयर किया है, जिसको आप कम समय में देख के खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो सीसेट एक्सपर्ट प्रोग्राम है उसका बैच 3 शुरू हो चुका है। जिन भी स्टूडेंट्स को सीसेट के को लेकर ज़रा सा भी डर है या कॉन्फिडेंस की कमी है, वो सभी लोग अपनी मैथमेटिक्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इनको लेकर जो भी कमियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं सेशन अटेंड कर जिसमें हमने 50 से लेकर 60 घंटे के बीच की लेक्चर सीरीज में ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर किए हैं। सीसेट एक क्वालिफाइंग पेपर है, इसकी प्रिपरेशन करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि अभी प्रीलिम्स बहुत पास है और यहाँ पर आपको सीसेट का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी सारी साल भर की मेहनत एक क्वालिफाइंग एग्जाम के चक्कर में ना बर्बाद हो जाए। तो अगर आप चाहें तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी हमारा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लास्ट माइल लीप अभी चल रहा है, आप उसे भी एनरोल कर सकते हैं। और ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारी dpp.onlyis.in पर, और आप इन तीनों कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा प्रारंभ फाउंडेशन बैच उसके लिए है, जो बिल्कुल परफेक्टली सर्व करता है आपकी प्रिपरेशन को, जो अगर आप 2023 के लिए करना चाहें, जिसमें पूरी तरह से प्लान शेड्यूल दिया जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड वीडियोस, उनके टेस्ट, प्री मेंस का थॉरो रिवीजन विद वीडियोस, सीसेट क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, जूम डाउट सेशंस जिसमें जो भी प्रॉब्लम आपको हो आप डिस्कस कर सकते हैं, मेंटोरशिप सेशंस होंगे आपके लिए, ओवरऑल 21 जीएस की बुक्स होंगी जो आपके घर तक जाएंगी। तो जो लोग हार्ड कॉपीज में पढ़ना प्रेफर करते हैं उनके लिए बहुत एक प्लस पॉइंट है कि भाई किताबों से आप खुद पढ़ेंगे और जो भी डाउट होंगे आप डिस्कस तो कर ही सकते हैं। बाकी वीडियो लेसन्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको पता लगेगा, जिसके अंदर स्पेसिफिक गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी, सेशंस रखे जाएंगे और बेहतर तरीके से आपको मोटिवेट भी किया जाएगा अपनी प्रिपरेशन को लेकर। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रारंभ के लेक्चर्स असल में है कैसे, तो अभी आप 2 दिनों के लिए आप प्रारंभ के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से और हमारी ऐप के थ्रू। और आप 30 अप्रैल और 1 मई को हमारे वीडियोस देख सकते हैं फाउंडेशन कोर्स के जो प्रारंभ के हैं, बिल्कुल फ्री। तो ज़रूर जाइए और देखिए, ताकि उससे आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़े और आप समझ पाएँ कि टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है। इसमें आप सभी तरह के लेक्चर्स देख सकते हैं। और अगर कोई भी डिटेल, कोई भी कंटेंट आपको चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से जो चैनल है, या फिर आप यहाँ इसको स्कैन करके भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा जो लोग मेंस की आंसर राइटिंग प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक इंटीग्रेटेड तरीके से वो डेली कुछ आंसर्स की प्रैक्टिस करें ताकि मेंस पे उनका कंट्रोल बढ़ जाए, उनके लिए हमारा इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यू प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जो एक शेड्यूल और एक प्लान देता है आपको, जिसमें आप प्रीलिम्स के टेस्ट लगाते हैं, सीसेट एनसीईआरटी के टेस्ट लगाते हैं और मेंस की प्रिपरेशन भी साथ साथ करते हैं, जिसमें आप डेली और फुल लेंथ टेस्ट भी लगाते हैं, जिसमें आपको सॉफ्ट कॉपीज प्रोवाइड की जाएगी, मेंटोरशिप होगी, जूम सेशंस किए जाएंगे, जिससे आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ अपने मेंस के लिए और प्री के लिए भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से, थ्रू सॉल्विंग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एंड राइटिंग आंसर्स फॉर मेंस। ये हो गई टेस्ट सीरीज की बातें, और अब चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल की हम बात करेंगे बिफोर 1773, ऑब्वियसली नाम से क्लियर है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी वॉज रॉबर्ट क्लाइव। और बैटल ऑफ पलासी इन्होंने लड़ी थी, बैटल ऑफ बक्सर इन्होंने लड़ी थी। मतलब जो 2 मेन बैटल्स थी जिसने इस्टेब्लिश किया ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में, वो रॉबर्ट क्लाइव ने ही लड़ी थी। और रॉबर्ट क्लाइव का अराइवल कहाँ हुआ था? फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में, वहाँ पे, और कंपनी एजेंट की तरह काम किया था। बाद में काफ़ी प्रचलित हुए और स्पेसिफिकली जो रॉबर्ट क्लाइव की फेम है वो आई थी सीज ऑफ आर्कोट से। वहाँ से पहला एक ब्रेक थ्रू मिला था रॉबर्ट क्लाइव को। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 2 बड़ी बैटल्स लड़ी, एक तो पलासी में, बक्सर में, बंगाल, उड़ीसा, बिहार सब कब्जा हो गया इनका। और इन दोनों बैटल्स में स्पेसिफिकली जो पलासी की बैटल थी वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि बहुत कम छोटी सी आर्मी के साथ इन्होंने सिराजुद्दौला की एक बड़ी आर्मी को डिफीट किया था। और बैटल ऑफ बक्सर में भी इनकी आर्मी कंपैरेटिवली छोटी थी, जो शाह आलम और उनका अलायंस था उनके खिलाफ। लेकिन इन तीनों ने ब्रिटिश अंपायर के गेट इंडिया में खोले थे, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स में से एक है रॉबर्ट क्लाइव। अब क्या हुआ इन बैटल्स के बाद वो आपको पता है, दीवानी राइट्स मिल गई इनको सारी की सारी। और मुगल अंपायर के बाद जो सबसे बड़ा रीजन था उस टाइम में इंडिया का, वो था बंगाल। और बंगाल में सर्वाधिक क्या मिलता था? राजस्व, यानी रेवेन्यू। एक बार आपको वहाँ की दीवानी राइट्स मिल गई, रेवेन्यू राइट्स मिल गई, तो आप उसके बाद वहाँ फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, जो ब्रिटिशर्स ने किया। फैक्ट्रीज लगाई और
आराम से वो जो पूरा रीजन है बंगाल का वो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया, जहाँ से इन्होंने बाद में इंटरफेयर करना शुरू किया इंडियन स्टेट्स में जो बाकी के थे, चाहे मैसूर हो, हैदराबाद हो या फिर मराठा के एम्पायर हो। तो वहाँ से इन्होंने शुरू किया हस्तक्षेप बनाना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इनका, निज़ामत कंट्रोल करना और वहाँ की दीवानी वगैरह सब कब्जा करना, क्योंकि बैटल्स जीत गए थे। रॉबर्ट क्लाइव इसलिए भी थोड़े फेमस है क्योंकि डुअल सिस्टम कंपनी ने यहाँ अप्लाई किया था। डुअल सिस्टम मतलब ये कि जो नवाब हुआ करते थे बंगाल के स्पेसिफिकली, उनके पास निजामत थी लेकिन दीवानी राइट्स कंपनी के पास थी। यानी रेवेन्यू कलेक्ट करेगा कौन? कंपनी। रेवेन्यू कलेक्ट कंपनी करेगी, सारे पैसे उनके पास होंगे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नवाब के पास रहेगी। तो अगर जनता परेशान हो जाए, जनता को जो समस्या है उसकी शिकायत करने के लिए वो जाएंगे नवाब के पास, और उनको लगा नवाब तो कुछ कर नहीं रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होगी, टैक्सेशन सारा कंपनी के अंदर हुआ। एक बड़ा स्टेप था जो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने में कामयाब रहा था ब्रिटिशर्स के लिए उस पूरे बंगाल के रीजन पर, और उसका बाद में हमने कवर किया है कि भाई किस तरह उसका इम्पैक्ट पड़ा। 1773 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जो आई, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कई सारे बदलाव हुए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और जो आप देखते हैं ये सब किसके अंदर हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑब्वियसली काफ़ी इजी है कि सबसे पहले भाई गवर्नर ऑफ बंगाल को आपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, उसको और ज़्यादा प्रिवेलेंट बना दिया, और इनके अंदर ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया। फिर 1781 का एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, रोहिला वॉर हुई 1774 में, मराठा वॉर्स हुई, सेकेंड मैसूर वॉर हुई। ये सब हुई है किसके अंदर? वॉरेन हेस्टिंग के अंदर। तो वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड बहुत ही रेलेवेंट है, 1773 से लेके 1785 तक। और अगर आप वॉरेन हेस्टिंग्स को देखें तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक बड़े अंपायर को कब्जे में ला के दिया ब्रिटिशर्स के अंदर। यानी कंप्लीट कंट्रोल नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी अंडर वॉरेन हेस्टिंग्स ही शुरुआत हो गई थी कि बंगाल के बाद जो बाकी ढक्कन का इलाका है, जो बाकी इलाके हैं, वहाँ पर इनकी पकड़ मजबूत होने की। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट काम जो इन्होंने किया वो था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने का। अब यहाँ आपको कैसे रिवाइज करना है इसको, जहाँ आपके रेगुलेटिंग एक्ट के नोट्स थे या फिर जहाँ आपने ये वॉर्स को कवर किया, वहाँ देखिए अच्छा वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में ही फर्स्ट मराठा वॉर हुई, ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई, सेकेंड मैसूर वॉर हुआ, तो वहाँ पर आपको रिलेट करना। अच्छा जब मराठा वॉर हुई थी आप रिवाइज कर लो ये कितने फेजेस में हुई थी, इस तरह इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। फिर अगले गवर्नर जनरल की बात आती है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 टू 1793। इसमें कुछ डिफाइनिंग चीज़ें हुई, जैसे थर्ड मैसूर वॉर और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। एक तरह से जो साउथ इंडिया है वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई ब्रिटिश या फिर कंपनी की जो पैट है वो। कॉर्नवालिस कोड एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है जो उठाया गया इन्होंने किस चीज़ के लिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आया कॉर्नवालिस, और परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इन 1793। अब ये सब जो चीज़ें हैं, परमानेंट सेटलमेंट, एनसीईआरटी में पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, हमने इसको डिटेल में कवर किया लैंड रेवेन्यू जब हम पढ़ रहे थे। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको डेट वाइज करना ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट कब आया, किस रीजन में आया, 1793 में आया है, उस टाइम में कॉर्नवालिस है। कॉर्नवालिस कोड इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स कैसे आया, पुलिस रिफॉर्म्स में क्या रोल था, ये सारी चीज़ें वहाँ से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद जॉन शोर की एंट्री होती है। जॉन शोर के आते ही चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है, बैटल ऑफ खरदा होती है मराठा और निज़ाम के बीच में। इसके बाद वेलेस्ली आते हैं। वेलेस्ली भी एक प्रोमिनेंट गवर्नर जनरल है। वेलेस्ली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस शुरू किया। अब सब्सिडरी अलायंस क्या था, आई होप आपको याद हो। सब्सिडरी अलायंस में सबसे पहले जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है उन्होंने एंट्री मारी। क्यों भाई? क्योंकि उनको हमेशा डर था कि कभी मैसूर से कभी मराठा से। वेलेस्ली के अंदर हम देखते हैं फोर्थ मैसूर वॉर हुई, सेकेंड मराठा वॉर हुई, और तंजौर, सूरत, कर्नाटक, ट्रीटी ऑफ बैसान हो गई, तो पूरा साउथ में और कंट्रोल बढ़ता ही चला गया। बारलॉ के अंदर भी वेल्लौर म्यूटिनी, और मिंटो वन के अंदर भी अमृतसर में ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद रंजीत सिंह। ये इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड मिंटो वन के साथ क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब मिंटो का जब नाम आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, वहां से आप मिंटो को एसोसिएट करेंगे। अगर ऑप्शन में आया तो नहीं भाई मिंटो तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बहुत बात की बात है, ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ये नहीं होंगे। लेकिन यहाँ लॉर्ड मिंटो की बात हुई, ये लॉर्ड मिंटो अलग है, ये अराउंड 1807 1813 के बीच में है, और यहाँ पर ही रंजीत सिंह के साथ यहाँ पर ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है ऑफ लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ पर इसको ऐसे एसोसिएट करेंगे। इसके अलावा फिर एक इंपॉर्टेंट फिगर जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स।
हेस्टिंग्स के टाइम में आप देखते हैं जो स्प्रेड था वो डेक्कन के बाद आप देखते हैं बाकी जगह फैलना स्टार्ट हुआ, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, नेपाल हो, और पिंडारीज को कंट्रोल करने की बात हो, ये सब शुरू हो गया इनके रीजन में। मतलब एंग्लो नेपाल वॉर हो रही है, ट्रीटी ऑफ सगौली हुई, थर्ड मराठा वॉर हुई, मराठा कन्फेडरेसी कंप्लीटली डिसमेंटल कर दी गई, पिंडारीज को कंट्रोल किया, सिंधियाज के साथ ट्रीटी हुई, रियतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो लेके आए थे मद्रास में, इसी के अंदर था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के अंतर्गत ही रियतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था इन मद्रास। हेस्टिंग्स के जस्ट बाद जिसकी एंट्री होती है वो है आर्महेस्ट। आर्महेस्ट ने बर्मा, अब देखिए मराठा वॉर हो गई है, मैसूर वॉर्स हो चुकी है, नेपाल में स्प्रेड हो चुका है रीजन, पिंडारीज को कंट्रोल कर लिया, मराठा को खत्म कर लिया। अगला जो व्यक्ति आएगा वो कहाँ कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, वो और ज़्यादा स्प्रेड करने की कोशिश करेगा। अब आपने असम कंट्रोल किया, नेपाल कंट्रोल किया, अब आगे बढ़ेंगे, बर्मा घुसेंगे। तो फिर बर्मीज वॉर जो हुई 1824-26 में वो आर्महेस्ट के अंदर हुई और भरतपुर को कैप्चर किया 1826 में। इसके बाद फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर विलियम बेंटिक। क्यों? विलियम बेंटिक ने बहुत से रिफॉर्म्स किए थे जो आप सोशल रिफॉर्म्स के अंतर्गत ही पढ़े थे। रिफॉर्म्स में सती अबोलिशन, ठगी का रिप्रेशन सप्रेशन, चार्टर एक्ट ऑफ 1883, रेजोल्यूशन ऑफ 1835, एनेक्सेशन ऑफ मैसूर, कुर्ग, सेंट्रल चच्चर। अब ये चच्चर कहाँ पर है? तो ये था असम के अंदर ही ये किंगडम था, इसको कचेरी किंगडम नहीं कहते। यहाँ पे विलियम बेंटिक ने और अपने आप को और स्प्रेड आउट किया गवर्नर जनरल ने। फिर इसके बाद इसी टाइम में रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप होती है। यहाँ कंपेयर करिए कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई और ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप कब हुई, किस किस के साथ क्या डिफरेंस है दोनों में। आर्महेस्ट ने क्या किया था अभी जस्ट इससे पहले आपने पढ़ा है, तो वो रिवीजन इस तरह होता रहेगा आपका साथ साथ। क्वेश्चन आप खुद से पूछते रहिए कि आपको पिछला पॉइंट याद है या नहीं। इसके बाद मेटकैफ की एंट्री होती है। मेटकैफ वेरी प्रोग्रेसिव, थोड़े बहुत प्रोग्रेसिव तो है ही भाई। तो मेटकैफ ने क्या किया? लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, और क्या किया? रिस्ट्रिक्शन होता है प्रेस पे। अब प्रेस में 1835-36 से पहले जो रिस्ट्रिक्शंस आए थे किसके अंतर्गत आए थे? क्या वो विलियम बेंटिक लेके आया था या इससे पहले कोई और गवर्नर जनरल ने वो रिप्रेशन लाए थे? यहाँ पे आपको प्रेस एक्ट खोल के रिवाइज करना चाहिए। अच्छा, कौन कौन से एक्ट लेके आया, कैसे चेंजेस है। अब सिविल रिफॉर्म्स हैं या जुडिशियल रिफॉर्म्स है, वहाँ पे विलियम बेंटिक का क्या कंट्रीब्यूशन था? अगर इनका नहीं था तो भाई कॉर्नवालिस का क्या कंट्रीब्यूशन था? इसके बाद ऑकलैंड, एनलबॉर और हार्डिंग। ऑकलैंड ने को मौका मिला था कि इस पीरियड में रंजीत सिंह की मौत हो चुकी थी और पहली अफगान वॉर हुई। अफगान वॉर में बहुत नुकसान हुआ था ब्रिटिशर्स को। फिर एरनबर्ग के अंदर सिंध को कैप्चर किया गया, ग्वालियर की लड़ाई हुई। फिर लॉर्ड हार्डिंगे के अंदर पहली एंग्लो सिख वॉर हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रीटी ऑफ हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग के अंतर्गत क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ लाहौर। फीमेल इंटेंसिव इन्फेंटिसाइड को रोका गया और ह्यूमन सेक्रीफाइस को रोका गया। अब ह्यूमन सेक्रीफाइस को लेकर एक अपने मूवमेंट भी पड़ी थी। कौन सी मूवमेंट थी जरा बताइए मुझे? जिसमें बिहार के आसपास और बंगाल के आसपास एक प्रॉब्लम थी जो हुई थी, जहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस होता था, जिसको रोकने के ऊपर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। क्या था वो? जरा आप जाके याद करिए। देखिए मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पर, अगर आपको याद नहीं है तो आपका काम है कि जाके देखिए क्या वो कान अपराइजिंग थी, मरिया जिसे कहते थे, कहाँ पर फॉलो होता था, क्या हुआ था, या छुआर अपराइजिंग थी वो हमने जो याद की थी लिस्ट, उस लिस्ट में आपको चीज़ें याद है या नहीं? वहाँ वापस जाइए अगर याद नहीं है तो। आई होप आपको पता लग गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो हार्डिंग के टाइम में इन्फेंटिसाइड को बंद किया, ह्यूमन सेक्रीफाइस को रोका, पहली अफगान वॉर हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई। इसके बाद आता है एक और इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के अंतर्गत एनेक्सेशन ऑफ पंजाब पूरा हुआ, एक बड़ा रीजन ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया। फिर जो लोअर बर्मा है, पेगू का इलाका, वो कैप्चर हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स आया जिसके अंदर सतारा से लेके आपने झांसी और अवध तक को कैप्चर कर लिया। अब झांसी अवध कैप्चर हुआ है। अवध के कैप्चर के जस्ट बाद 1857 का रिवोल्ट हुआ था, याद रखिए। 1856 में अवध कैप्चर हुआ था, फिर 1857 का रिवोल्ट हो गया था। इसी टाइम में आप देखते हैं वुड्स डिस्पैच आ रहा है, रेलवे मिनट आया है, रेलवे लाइन कनेक्ट कर रही है मुंबई ठाणे को इसी के पीरियड में। टेलीग्राफ आया, पोस्ट ऑफिस रिफॉर्म्स आए, जो गंगा कैनल है उसको खोला गया, गंगा कैनाल। फिर विडो रीमैरिज एक्ट आया 1856 का, लॉर्ड डलहौजी के अंतर्गत ही। तो ये सब आया और ये देखिए बिल्कुल ये जब चीज़ें हो रही हैं, ये सोशल रिफॉर्म जिस पीरियड में हो रहे हैं, इसके खिलाफ रिएक्शन भी उसी पीरियड में होगा। जस्ट उसके बाद आप रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखते हैं। तो जो भी यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, रेलवे मिनट हुआ, टेलीग्राफ मिनट हुआ, विडो रीमैरिज एक्ट हो रहा है, इसका प्रभाव अब अगले साल ही देखते हैं जब विद्रोह हो जाता है। फिर लॉर्ड कैनिंग का नंबर आता है 1856 से लेकर 57 में, जहाँ पर
3 यूनिवर्सिटीज़ बनी, कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में। इसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। और कैनिंग, यहाँ भी आप देख रहे हैं ये गवर्नर जनरल है, और कैनिंग ही पहले वायसराय बनने थे, क्योंकि 1857 में उनको फिर 58 में वायसराय बनाया गया, क्योंकि उसके बाद गवर्नर जनरल का सिस्टम खत्म हो गया, बिकॉज सीधा ब्रिटिश रूल के अंतर्गत इंडिया आ गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जिसमें आया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इन्हीं के अंतर्गत आया। व्हाइट म्यूटिनी हुई, फिर लॉर्ड एगलन के अंदर वहाबी मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हुई जिसको उन्होंने कुचला, फिर लॉर्ड जॉन लॉरेंस के अंतर्गत भूटान वॉर हुई, हाई कोर्ट कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित हुई इन 1865। कैनिंग, डलहौजी, हेस्टिंग, इन सब के बीच में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि कॉर्नवालिस, ये जो इंपॉर्टेंट वायसरायज हैं इनमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो डेट वाइज, टाइम वाइज याद रखिए किसकी पीरियड में क्या घटित हो रहा है। जो आपने पहले जो चीज़ यहाँ पढ़ी है उसमें उसको ऐड करिए। फिर हम आए लॉर्ड मायो के पास। मायो, रिपन थोड़े से लिबरल, लिटन, डलहौजी नहीं, कर्जन, ये सारे कैसे हैं, ज़्यादा एक्सट्रीम। तो मायो 1869-72 के बीच में क्या किया भाई, राजकोट कॉलेज खोला काठियावाड़ में, मायो कॉलेज खोला अजमेर में, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी। इसी को फिर आगे रिपन लेके जाते हैं, वो स्टेट लेवल पे लेके आते हैं। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट की, स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स किया, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट रेलवेज, ऑल अंडर लॉर्ड मायो। मायो के बाद नॉर्थ ब्रोक के टाइम में प्रिंस ऑफ वेल्स की विजिट हुई इंडिया में। कूका मूवमेंट पंजाब में इस टाइम में शुरू हुई अंडर नॉर्थ ब्रुक। क्या थी कूका मूवमेंट? कुकी मूवमेंट कहाँ थी, क्या डिफरेंस था दोनों में, बताइए। फिर जैसे मैंने बताया इसके बाद 1876 से लेके 1880 तक लॉर्ड लिटन का टाइम रहता है। लिटन इज वेरी वेरी ऑब्नॉक्शियस। इनके टाइम में काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो इंडिया के लोगों के लिए दुखदाई होता है। फॉर एग्जाम्पल फेमाइन ऑफ 1876-78, ये फेमाइन आता है, अकाल पड़ता है। मद्रास से लेके आपका मैसूर, हैदराबाद, सेंट्रल इंडिया, पंजाब, सब में अकाल पड़ जाता है। फिर इसके बाद फेमाइन कमीशन बना रिचर्ड स्ट्राची के अंतर्गत, लेकिन कोई फर्क नहीं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है इन्हीं के अंदर, आर्म्स एक्ट आता है इन्हीं के अंदर, सेकेंड अफगान वॉर होती है इन्हीं के अंदर। तो हर एक चीज़ जो बुरी हो सकती थी वो मोस्टली होती है लिटन के अंतर्गत। फिर इसके बाद रिपन की एंट्री होती है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म होता है, पहला फैक्ट्री एक्ट आता है टू इम्प्रूव लेबर कंडीशंस, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाया जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज रिपन, कंसिडर्ड एज। एजुकेशन कमीशन अंडर हंटर कमीशन की शुरुआत हुई। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई इसी टाइम में, और मैसूर का रेंडिशन हुआ। ये सारी चीजें हो रही है इन लॉर्ड रिपन। तो मायो, लिटन, रिपन, इनके डेट्स याद रखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लिटन इज 1876 to 80, रिपन इज 1880 to 1884। तो जो चेंजेस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अगर आया 1878 का, तो उसको हटाने के लिए फिर रिपन ने काम किया। अब डफरिन 1884-88, डफरिन के टाइम में क्या हो रहा है भाई, थर्ड बर्मीज वॉर हुई, नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो रही है। फिर लैंसडॉन याद करने का तरीका है, लैंसडॉन एक जगह का भी नाम है, काफी फेमस हिल स्टेशन है। इनके पीरियड के अंदर क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया, ड्यूरेंट कमीशन की स्थापना हुई। ड्यूरेंट कमीशन ने क्या किया, बाउंड्री बनाई थी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। अभी वो किसके बीच में बाउंड्री है, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, जिसको लेकर बिल्कुल भी लोग खुश नहीं थे। और आज तक ड्यूरेंट लाइन की जो कंट्रोवर्सी है उसका दंश अफगानिस्तान पाकिस्तान झेल रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो लॉर्ड लैंसडॉन के अंदर हुई थी वो ये हुई थी कि सिविल सर्विसेज को इंपीरियल, प्रोविजनल और सबऑर्डिनेट 3 जगह में कैटेगराइज किया गया था। फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 भी इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था। यही वो पॉइंट है, मुझे बताइए फैक्ट्री एक्ट 1 और फैक्ट्री एक्ट 2 जो आया था, क्या डिफरेंस थे? किसमें 9 साल था, किसमें 7 साल था, किसमें वुमेन वर्किंग आवर रेगुलेट हुए, किसमें चिल्ड्रन वर्किंग आवर कैसे घटे या बढ़े, किसमें वीकली हॉलीडेज की बात शुरू हुई, कौन से फैक्ट्री एक्ट में। ये चीज़ें आपको कितनी याद है, यहीं से आपको पता लग जाएगा। फिर अब हम देखते हैं लॉर्ड कर्जन। मैंने बोला कंजर्वेटिव है लॉर्ड कर्जन, और आते ही पुलिस कमीशन की स्थापना होती है अंडर एंड्रू फ्रेजर। यूनिवर्सिटी कमीशन आया था 1902 में। क्या थे इनके रिकमेंडेशन, क्यों आया था यूनिवर्सिटी कमीशन? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना हुई, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट आया, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी हुई, यंग हस्बैंड्स मिशन टू तिब्बत इन 1904 अंडर लॉर्ड कर्जन। अब कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी क्या थी, बताइए मुझे। अब देखिए यहाँ जो मेन मुद्दा था ये था कि किचनर असल में मिलिट्री कमांडर इन चीफ इंडिया के बन गया 1902 में। गवर्नर जनरल कौन है, वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन। काउंसिल में एक बंदा था मिलिट्री मेंबर जो कि
एक मिलिट्री ऑफिसर जो मिलिट्री में जो भी हो रहा था उसकी सूचना वायसराय को दे रहा था, ताकि उसके थ्रू वायसराय कंट्रोल रखा था। तो आर्मी के ऊपर डुअल कंट्रोल की स्थिति थी। एक कंट्रोल था जो कमांडर इन चीफ है वो, दूसरी जो वायसराय हो गया उसको भी सब कुछ की जानकारी मिल रही है, वो भी हस्तक्षेप कर रहा है। तो जो यहाँ पे किचनर थे कमांडर इन चीफ, इन्होंने कहा भाई ये नहीं चलने वाला, इसका विरोध कर दिया। तो कर्जन का विरोध अलग था कि नहीं, जो वायसराय उसका भी कंट्रोल थोड़ा बहुत होना चाहिए। किशनर क्योंकि मिलिट्री ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, आई एम कमांडर इन चीफ, तो मेरा ही काम चलेगा। बाद में कॉम्प्रोमाइज पहुंचा गया कि जो एक ऑफिसर है जो रहता है वो किसी भी ऐसी चीज पे नहीं बोलेगा जिस पे प्रपोजल सीधा कमांडर इन चीफ की तरफ से आ रहा है, ताकि डुअल कंट्रोल की स्थिति ना रहे। तो वो कंट्रोवर्सी थी बिटवीन कमांडर इन चीफ एंड द वायसराय, जो कि कर्जन किशनर कंट्रोवर्सी है। फिर बात आती है लॉर्ड मिंटो की। जो मैंने बोला यहाँ मिंटो है, एक मिंटो पहले भी आ चुके हैं। तो किस मिंटो के टाइम में क्या हुआ? मिंटो 1 में रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो गई। मिंटो 2 में एंटी पार्टीशन स्वदेशी मूवमेंट सब खड़ी हुई 1905 से लेकर 1910 का पीरियड, जहाँ पे कांग्रेस में स्प्लिट आया है, डिवीजन ऑफ बंगाल हो रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है अंडर आगा खान। तो यहाँ से आप देखते हैं चीजें बढ़नी शुरू हुई। फिर अगला लॉर्ड हार्डिंग 2, क्या हुआ? बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई, कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुआ 1911 में, रॉयल दरबार लगा, हिंदू महासभा की स्थापना हुई। ये सारी चीजें हो रही है हार्डिंग 2 के अंतर्गत। फिर आप देखते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड इन 1916 to 1921, क्या क्या होगा यहाँ पे? होम रूल मूवमेंट शुरू हो जाएगी, लखनऊ पैक्ट आएगा, लखनऊ सेशन होगा, साबरमती आश्रम का केस होगा, गांधी जी रिटर्न आएगी, चंपारण होगा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होगी, खेड़ा सत्याग्रह होगा। क्योंकि ये पीरियड है टमल्टस पीरियड, जलियांवाला बाग का केस आ जाएगा। इस पीरियड में बहुत कुछ घटित हो रहा है। फिर यहाँ पे हंटर इंक्वायरी होगी, आपका 1919 का एक्ट आ जाएगा। तो टाइम पीरियड ही ऐसा है जहाँ बहुत कुछ हो रहा है। तो किसके अंदर हुआ है? चैम्सफोर्ड के अंदर हुआ है। फिर आप इसी में आप देखते हैं भाई मॉन्टेगो अगस्त डिक्लेरेशन आ गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सैडलर कमीशन, वुमेन्स यूनिवर्सिटी एट पूना, अपॉइंटमेंट ऑफ एसपी सिन्हा एज अ गवर्नर ऑफ बिहार। ये सारी चीजें हो रही हैं इन दैट पीरियड ऑफ चैम्सफोर्ड। क्योंकि याद रखिए चैम्सफोर्ड के बाद अब रीडिंग का टाइम आता है, तो चैम्सफोर्ड, रीडिंग, ये सारे लोग काफी प्रोमिनेंट है, काफी चीजें घटित हो रही हैं। तो वो क्लैरिटी आपको एक बताना चाहिए कि भाई किसके बीच में हो रहा है। रीडिंग के बाद क्या होगा? रीडिंग के टाइम में 1921 में रीडिंग आ रहे हैं, तब चौरी चौरा हो गया। इसके बाद क्या? मोपला अपराइजिंग होगी, प्रेस एक्ट रिपील किया जाएगा, रॉलेट एक्ट आ जाएगा, स्वराज पार्टी स्थापित होगी, नो चेंजर वाला इशू फिर आएगा। साथ साथ जो ICS के एग्जाम्स हैं दिल्ली और लंदन साथ जो होने की बात हो रही है वो शुरू होंगे 1923 में। तो ये चीज़ें घटित हो रही हैं। इसके बाद लॉर्ड इरविन इन 1926 to 31, दिल्ली पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट होगा, जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी, नेहरू रिपोर्ट आएगी इसी पीरियड में, बटलर कमेटी की स्थापना होगी, सैमन कमीशन आएगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस होगा, पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन होगी और डांडी मार्च भी होगा इन 1926 to 1931। तो लॉर्ड इरविन इज ऑब्वियसली अ बिग फिगर। कई इनके टाइम में बड़ी चीजें होगी। दिवाली डिक्लेरेशन की बात आती है, पहला RTC होगा, गांधी इरविन पैक्ट हो रहा है जिसे दिल्ली पैक्ट भी हम कहते हैं। और फिर आप सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इन्हीं के अंदर देखते हैं, पहला। फिर सेकेंड RTC होगी, फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा स्टार्ट होगा। तो एक्सप्लेन में ऑलरेडी बाकी चीजें कर चुका हूं। ये हम करने की भाई कौन गवर्नर जनरल था, किसके अंदर क्या हो रहा था। इसके बाद कौन आएंगे? विलिंगडन आपको याद नहीं रहेंगे, इसलिए याद रखिए इरविन के बाद विलिंगडन है। विलिंगडन में सेकेंड RTC होगी, कम्युनल अवार्ड की शुरुआत हो जाएगी। फिर पूना पैक्ट होगा, गांधी जी और किसके बीच में? अम्बेडकर के बीच में। गांधी जी की तरफ से कौन गए थे? मदन मोहन मालवीय टू साइन द पूना पैक्ट, राइट। ये सब हो रहा है वेलिंगटन के अंतर्गत। फिर थर्ड RTC होगी। थर्ड RTC के बाद क्या हो रहा है? इंडिविजुअल सत्याग्रह। कौन पहला इंडिविजुअल सत्याग्रह लेके गया था, दूसरा कौन लेके गया था? ऑल इंडिया किसान सभा स्थापित हो रही है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापित हो रही है, बर्मा इंडिया से अलग हो रहा है 1935 में। इसी पीरियड में क्या होगा? 1935 का इंडियन एक्ट आएगा। इसके बाद लिंग लिथ गो एक बड़ा पीरियड सर्व करते हैं 1936 से लेकर 1944, यानी ऑलमोस्ट ये आपका 8 साल से 9 साल इनका पीरियड सर्व करते हैं। यहां पर पहली बार जब इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस मेजॉरिटी हासिल करती है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है तो वो रिजाइन भी कर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अपना यहाँ पर जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो शुरू कर दिया है, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और विरोध भी शुरू हो चुका है। लाहौर रिजोल्यूशन आ चुका है, पाकिस्तान रिजोल्यूशन आ चुका है, लिंगदो की स्टेटमेंट आ चुकी है, अगस्त ऑफर आता है, चर्चिल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस इंडिया छोड़ के जाते हैं, क्रिस्प ऑफर आता है। तो
फिर किस मिशन आता है, कांग्रेस उसको रिजेक्ट करती है, फिर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, फिर करो मरो का जो डू एंड डाई का स्टेटमेंट है वो आएगा, अगस्त रेजोल्यूशन आएगा। इस तरह बथेरी चीज हो रही है इन लिंगलैंड को। फिर आप देखते हैं लॉर्ड वेवल, वेवल के बाद फिर माउंटबेटन और फिर कहानी खत्म। वेवल के अंदर क्या होगा, सी राजगोपालचारी का फॉर्मूला आएगा, दिसाइली एक्ट आएगी, कैबिनेट मिशन, डायरेक्ट एक्शन डे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली इलेक्शन होगी, फिर एंड ऑफ ब्रिटिश रूल बाय क्लेमेंट एटली एक डेडलाइन दी जाएगी, फिर माउंटबेटन आएंगे लास्ट गवर्नर जनरल इन जून, थर्ड प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल आएगा, जिसमें फिर आप रेडक्लिफ को देखते हैं जो पार्टीशन के लिए बॉर्डर कमीशन बनाएंगे ताकि किस तरह से बंटवारा हो इंडिया का, उसके ऊपर वो काम करेंगे, पार्टीशन कैसे हो। ये गवर्नर जनरल की लिस्ट है। देखिए यहाँ पर यह है कि मैं आपको समझ आ रहा है कि मैं सिर्फ बोल के निकल गया, लेकिन यहाँ इसको रटने का तरीका ऐसा है कि इसको आप जिस बंदे के बारे में पढ़ रहे हैं उसके टाइप पे जो रिफॉर्म्स आप कवर कर रहे हैं वहां एसोसिएट करेंगे, तभी चीजें याद रहेंगी। अदरवाइज ये ऐसे रटना इज डिफिकल्ट। अगर आप रट सके तो बेटर है, नहीं रट सके तो इसको तरीका ये है कि आप एसोसिएट करिए। ठीक है, ये होगी वाइसरायज के बाद। इसके बाद हम आते हैं इंडियन कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन में जहां बड़े बड़े कदम उठाए गए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन प्रेसिडेंट थे, उस पर क्या हुआ। सबसे पहले जो पहला सेशन था 1885 का, WC बनर्जी प्रेसिडेंट थे, बॉम्बे में हुआ था, 72 डेलीगेट्स अटेंडेड इट। देन 1886 इन कैलकाटा बाय दादा भाई नारोजी। फिर बदरुद्दीन तैयब जी का मद्रास का सेशन था, इंपॉर्टेंट इसलिए कि मुस्लिम्स को अपील की कि वो नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करें ताकि कांग्रेस का अम्ब्रेला बड़ा हो सके, हर कम्युनिटी के लोग उसमें ऐड हो। फिर आप देखते हैं पहला नॉन इंडियन हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होते हैं जॉर्ज यूले इन इलाहाबाद सेशन ऑफ 1888। जॉर्ज यूले फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर 1905 बनारस सेशन, कौन हेड कर रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हुआ उसमें ब्रिटिश पार्टीशन के जो बॉयकॉट है उसके बारे में बात की गई, स्वदेशी गुड़ को प्रमोट किया गया, समितिज बनाई गई, पॉपुलर फेस्टिवल्स और मेलास का इस्तेमाल होने लग गए। आप देख रहे हैं साइंटिफिक अप्रोच, रिसर्च, नेशनल एजुकेशन, हर चीज के ऊपर फोकस होना शुरू हुआ 1905। इसी पीरियड में आप देख रहे हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, दूध धाड़ा था एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस का, वो चाहता था कि और ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए जाएं, जिसको लेकर ये बचना चाह रहे थे। इसीलिए आप देखते हैं आगे जब दादा भाई नौरोजी बनते हैं, फिर रास बिहारी घोष जब बनते हैं, तब जाके डिवीजन हो जाता है कांग्रेस का दो धड़ों में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। 1906 में कौन बने, दादा भाई नौरोजी, जब पहली बार स्वराज मेंशन हुआ था। स्वराज कब मेंशन हुआ, इन विच सेशन, इन कैलकाटा सेशन अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी। फिर 1908 का भी रास बिहारी बोस रखते हैं। अब 1908 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ होता है कांग्रेस का कि भाई इतना विवाद मचा है, बाइफर्केशन हो गया कांग्रेस का दो धड़ों में, तो हम नया कॉन्स्टिट्यूशन अपना ड्रॉ करेंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फेज आता है 1909 का। याद रखिए अभी तक कांग्रेस का विभाजन दो धड़ों में हुआ। अब मदन मोहन मालवीय इसके प्रेसिडेंट है और यहाँ पर बोला जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट जो आया हम इसका विरोध करते हैं। अगला जो सेशन इंपॉर्टेंट है जहां पर दोबारा कांग्रेस के दोनों फैक्शन साथ आते हैं, वो है लखनऊ सेशन, जहां मुस्लिम लीग के साथ भी एक कोलैबोरेशन करते हैं। लखनऊ पैक्ट जहां साइन होता है, उसके प्रेसिडेंटशिप किसके अंदर थी, AC मजूमदार के अंदर। फिर कलकत्ता सेशन, एनी बेसेंट। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी। 1919 अमृतसर सेशन, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया कांग्रेस का, जलियांवाला बाग के खिलाफ बात हुई और खिलाफत मूवमेंट को अप्रूव किया गया, जहां से हम देखते हैं फिर नन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत, यानी कैलकाटा सेशन जो स्पेशल सेशन हुआ था। स्पेशल सेशन 1920 का बुलाया गया टू अप्रूव टू स्टार्ट नन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसके प्रेसिडेंटशिप थी लाला लाजपत राय के अंदर। फिर एक इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी किस सेशन के प्रेसिडेंट थे, तो बेलगाम सेशन इकलौता सेशन था जो कि प्रेसाइड किया था महात्मा गांधी ने। फिर 1925 कानपुर सेशन, सरोजिनी नायडू पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। गया में CR दास प्रेसिडेंट थे, जहां पर स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी। स्वराज पार्टी में स्वराजिस्ट कौन थे, क्यों स्वराजिस्ट अलग हुए थे, ये हमने डिस्कस किया है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल आपको। फिर 1927 में MA अंसारी बनते हैं प्रेसिडेंट, जहां पर इंडियन ट्रूप्स को जो विदेश भेजा गया था, चाहे मेसोपोटामिया, ईरान, चाइना के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया था, सैमन कमीशन के खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुआ था। पूर्ण स्वराज की डिमांड किस सेशन में की गई थी, लाहौर सेशन में इन 1929। प्रेसिडेंटशिप किसके अंदर थी, जवाहरलाल नेहरू के अंदर थी। कराची सेशन कौन लीड कर रहे थे, वल्लभ भाई पटेल। वहां पर क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया गया था, नया इकोनॉमिक प्रोग्राम एंडोर्स किया गया था और गांधी जी नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये फाइनलाइज किया गया था इन कराची सेशन अंडर लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल।
फिर बॉम्बे सेशन होता है राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत, जहां पर फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। लखनऊ सेशन होगा जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत, जिसमें सोशलिस्ट आइडियाज को और ज्यादा पुश किया जाता है। किस सेशन में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने थे? हरिपुर सेशन, जहां पर नेशनल प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया था जवाहरलाल नेहरू ने। फिर त्रिपुरी सेशन, अगेन राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं, जहां पे बोस को री इलेक्ट किया जाता है, लेकिन गांधी जी के सपोर्टर्स इनके खिलाफ हो गए थे तो वो रिजाइन कर देते हैं और राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इसी में आप ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की शुरुआत देखते हैं, जो कि बोस ने बंगाल में शुरू की इन 1939। हरिपुर सेशन, त्रिपुरी सेशन, दो सेशन आपको सुभाष चंद्र बोस की वजह से याद रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ सेशन 1940 का अबुल कलाम आजाद के अंतर्गत, जहां पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। फिर 1946 का मेरठ सेशन अंडर जेबी कृपलानी, जो कि लास्ट सेशन था इंडिपेंडेंस से पहले। तो लास्ट प्रेसिडेंटशिप किसके अंदर थी? जेबी कृपलानी के अंतर्गत। त्रिपुरी सेशन कौन प्रेसिडेंटशिप ले रहे थे? उसके राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उससे पहले जीते कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अगेंस्ट किसके थे? पिता भी सीतारामैया के खिलाफ थे, लेकिन वो जीत गए थे। जिसको बैक किया था गांधी जी ने, उसके खिलाफ वो जीत गए थे। पॉपुलैरिटी का लेवल ये था उनका। तो ये इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। यहाँ पर अगर आप चीजों को एसोसिएट करें, रिलेट करें, तो बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस, कमिटीज जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कैम्बल कमीशन। कैम्बल कमीशन हुआ था किस लिए? एक फेमाइन आया था जिसे उड़ीसा फेमाइन भी कहते हैं, उसके खिलाफ हुआ। ये था 1965-66 में एक बड़ा अकाल पड़ा था पूरे भारत में, स्पेसिफिकली उड़ीसा में 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। तो इस वृहद अकाल के बाद एक कमीशन सेटअप किया गया था देखने के लिए कि भाई क्यों ये अकाल आया, क्या इसकी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन हालांकि जो उसके रिकमेंडेशंस आए कोई फॉलो हुए नहीं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कौन सा कमीशन? कैम्बल कमीशन। आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है? कैम्बल कमीशन किस लिए था? फॉर एजुकेशन, फॉर सिविल सोसाइटी रिफॉर्म, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, या फिर फॉर फेमाइंस। तो ये यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। या फिर अगर आपको एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में 4 कमिटीज की लिस्ट दी जाए, 4 कमीशंस की, तो कैम्बल कमीशन किस चीज के लिए था, इस पर क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। फिर स्ट्रैचे कमीशन आया था 1878 में रिचर्ड स्ट्रैचे के अंतर्गत। इसका काम था कि किस तरह अकाल के समय में, इन केस ऑफ फेमाइन, स्टेट इंटरफेयर करेगा फूड ट्रेड में, क्योंकि इनको लग रहा था कि फूड का ट्रेड ही या अनाज का जो आवागमन है वो गलत तरीके से हो रहा है, इसलिए अकाल पड़ रहा है, कमी पड़ रही है। क्योंकि 1896-97 में एक और फेमाइन आया था और इस कमीशन ने कहा था कि स्टेट को हस्तक्षेप करना चाहिए कि किस तरह से फूड का ट्रेड होता है। इसी में फिर एक लियाल कमीशन आया था 1897 में। लियाल कमीशन रिलेटेड है किससे? इरिगेशन से। इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप करने की बात की थी लियाल कमीशन ने। मैकडोनल्ड कमीशन 1900s में आया था, जिसने बात करी थी किस चीज के ऊपर? फेमाइन के ऊपर ही बात करी थी कि कैसे ऑफिशियल मशीनरी को काम करना चाहिए, जहां पर अनाज की कमी पड़ जाए, स्कैर्सिटी आ जाए, वहां पर कैसे समय में उसको कंट्रोल किया जा सके। तो मैकडोनल्ड कमीशन की बात जब आप करते हैं, स्ट्रैचे कमीशन की बात आप करते हैं, आप कैम्बल कमीशन की बात करते हैं, सारी कमीशन किसकी डील करती है? फेमाइन से। और एक कमीशन जो एक्स्ट्रा हमने देखा लायल कमीशन, वो था इरिगेशन के मामले में। तो डिफरेंशिएट करना सीखिए कि फेमाइन से कौन से जुड़े 3 कमीशन थे? मैकडोनल्ड कमीशन, कैम्बल कमीशन, स्ट्रैचे कमीशन। इन कमीशन ने किस किस कमीशन में किस किस फेमाइन को के बारे में बातें करी, उसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। फिर लायल सेशन किस चीज से रिलेटेड था? इरिगेशन फैसिलिटीज से। इसी तरह कुछ लॉ कमीशन भी आए थे इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले। एक पहला लॉ कमीशन 1834 में आया था, जो कि चार्टर एक्ट था, उसके बाद ही आया था फेमस मकौले के अंतर्गत। सेकेंड लॉ कमीशन अंडर जॉन रोमिली, थर्ड लॉ कमीशन अगेन अंडर जॉन रोमिली इन 1853 एंड 1862। मकौले वाला आपको याद रहना चाहिए, काफी प्रचलित था। पहला लॉ कमीशन था अंडर मकौले, दूसरा 1853 में आया था अंडर जॉन रोमिली, उसके बाद तीसरा भी जॉन रोमिली के अंतर्गत ही आया था। 3 प्रोमिनेंट जो लॉ कमीशन थे। चौथा जो था वहां आप चेंज देखते हैं, विटली स्टोक्स उसको लीड कर रहे थे, 4th प्री इंडिपेंडेंस कमीशन इन 1879। इसके बाद सीधा अगला आया था आजादी के बाद 1955 में फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आपसे पूछे कि फर्स्ट लॉ कमीशन किसके अंदर आया था, तो मकौले के अंदर आया था। और चौथा किसके अंदर आया था? विटली स्टोक्स। दूसरा तीसरा सेम ही है, जॉन रोमिली। ये आपकी लॉ कमीशन की लिस्ट हो गई। आगे करेंसी कमीशन। एक इंपॉर्टेंट कमीशन था मीन्सफील्ड कमीशन, जो कि लॉर्ड डफरिन ने शुरू किया था फॉर करेंसी। फिर फॉलर कमीशन, बेबिंगटन स्मिथ कमीशन और एक हिल्टन यंग कमीशन बाय लिंगलिथ को। तो ये आपके 4 कमीशन है रिगार्डिंग करेंसी, जो करेंसी रिलेटेड थे। तो करेंसी वाले लॉ वाले कंफ्यूज नहीं होने हैं, डिफरेंशिएट करके आपको उसको याद करना है। लास्टली कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन और थे, इरिगेशन, पुलिस रिफॉर्म्स, पंजाब डिस्टर्बेंस, इंडियन स्टेट्स को लेकर, लेबर को लेकर, या अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, या आर्मी को लेकर, जो आपने कुछ अलग अलग भी पढ़ा, जैसे बटलर कमीशन, हंटर कमीशन, फ्रेजर कमीशन। ये आप
पुलिस रिफॉर्म्स, और जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तब आपने ऑलरेडी इसको कवर किया, लेकिन यहाँ सेपरेट एक लिस्ट है जिससे आप इसको याद कर पाए, जो कमीशन नजर से उतर जाता है। फ्लॉट कमीशन बंगाल टेनेसी के केस में था। ड्यूरेंट कमीशन किस लिए था? जो सीमा डिसाइड करनी थी इंडिया अफगानिस्तान की, उसके बारे में था। तो ये जो कुछ कमीशन के लिस्ट है, आई होप आप इसको याद कर पाए, बेहतर तरीके से रिलेट करें कि उस टाइम कौन गवर्नर जनरल था, क्या इश्यूज थे, इसलिए वहां से आप इसको एसोसिएट करके बेहतर तरीके से याद कर पाए। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।